जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शहनाज़ की साइकोलॉजी के ऊपर। ये चीज़ ना किसी भी रिश्ते को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि मर्द किस तरीके से सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, एक जो उस रिश्ते में औरत है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, दोनों की पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं और दोनों रिलेशनशिप में किस तरीके से बर्ताव करते हैं। ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने एक दिन पहले वीडियो की है जिसमें मैंने सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात की थी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा। इसी तरह हम यहाँ पर ओवरऑल जो पर्सनालिटी है शहनाज की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे थोड़ा सा आपको ये समझ आएगी कि इन दोनों के बीच की, यानी शहनाज की क्या पर्सनालिटी है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि दोनों का पोस्ट बिग बॉस क्या रिलेशनशिप रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और शहनाज के ऊपर आप अगर नोटिस करें, एक लड़की है, ठीक है, छोटी सी है उम्र में और बड़ी भी नहीं है, यानी बहुत बड़ी उम्र की नहीं कि लोग कहेंगे भाई पक्की उम्र की लड़की तो तेज़ होगी। छोटी लड़की है, यंग लड़की है। इसकी और सिद्धार्थ के बीच में काफ़ी एज गैप भी है, जो कि चलें ठीक है, बुरी बात नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ ऐसी जगहों में, इवन के कुछ अरब कंट्रीज़ में भी ये बहुत कॉमन है कि एज गैप होता है। लेकिन जब रिश्तों में एज गैप होता है, वहाँ पर मैच्योरिटी लेवल की वजह से कई दफ़ा चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। वो एक पहले का दौर होता था हमारे पेरेंट्स का, जिसमें हर चीज़ को हम ओवरकम कर लेते थे और रिलेशनशिप निभाने के चक्कर में हम रिलेशनशिप को चलाते थे। आजकल का दौर ऐसा नहीं है। आजकल लड़के और लड़कियां दोनों बहुत वोक हैं, हर चीज़ में, और हर मामले में उनको अपने राइट्स पता होते हैं। जहाँ पर ज़रा सी भी कोई चीज़ खिंचती है रिलेशनशिप में, वहाँ पर रिलेशनशिप टूटना और तबाह होना शुरू हो जाता है। और ऐसी चीज़ें जो हैं, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती हैं नॉर्मली भी, अगर मैं किसी को भी लेकर हम बात करें, वो औरत को करती हैं। क्योंकि औरत जो होती है वो बहुत नाजुक दिल की होती है। वो जितनी मजबूत होती है, वो अपने ऊपर हर तरह की तकलीफ़, गम को बर्दाश्त कर सकती है। वो बहुत स्ट्रांग होती है। उसकी जो यानी क्या कहते हैं, मर्द फिज़िकली स्ट्रांग होता है, लेकिन औरत जो होती है ना, वो इमोशनली स्ट्रांग होती है। जितना हम, एक ये स्टीरियोटाइप है ना कि हम ये कहते हैं कि भाई औरत बड़ी इमोशनल होती है। औरत इमोशनल ज़रूर होती है, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग भी बहुत होती है। और ये बात आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक घर पे कोई परेशानी आती है, मर्द के दिल का दौरा पड़ जाता है, वो दिल पकड़ के बैठ जाता है। ठीक है, वो एकदम से ढह जाता है, क्योंकि उसको सारी ज़िंदगी में जो इमोशंस होते हैं ना, उनको लेकर डील करना नहीं आता। और औरत जो होती है ना, चाहे उसके लिए जितना भी कहा जाए कि भाई औरतें रोती बहुत हैं, वबाल बहुत करती हैं, ये वो फला फिला, ऐसा नहीं है। औरत पूरी परेशानी में, घर के अंदर जो सबसे स्ट्रांग औरत होती है वो औरत होती है। जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, हम माँ के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी माँ जो है वो हमें इमोशनल सपोर्ट दे सकती है। बाप नहीं दे सकता वो इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि बाप खुद वीक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर औरत को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक औरत जो है ना, वो क्योंकि इमोशनली बेशक ज़रूर स्ट्रांग होती है, लेकिन वो इमोशनली सेंसिटिव भी होती है। स्ट्रांग होना और सेंसिटिव होना बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है कि जब वक्त पड़ता है तो औरत, मैं इसकी ऐसी एग्जांपल देती हूँ कि औरत देखने में बड़ी अपसेट लगती है, बड़ी परेशान लगती है, बड़ी दुखियारी भी लगती है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही स्ट्रांग भी होती है। और मर्द जितना दिखने में स्ट्रांग लगता है ना, अंदर से वो उतना ही वीक होता है। बस ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है। अब क्या होता है कि औरत क्योंकि मोहब्बत से गुंदी हुई होती है, मोहब्बत उसको, औरत को देनी आती है। मर्द थोड़े से मोहब्बत के मामले में खिंचे खिंचे होते हैं। मर्दों को थोड़ा सा एक, वो उनका एक अल्फा ईगो वाला इशू भी होता है। फिर दूसरी, मर्द जिस माहौल में पला बड़ा होता है, वहाँ पर भी ये चीज़ का बहुत इशू होता है। तो मर्द की जो नेचर होती है, वो थोड़ी सी खिंची हुई औरत से होती है। और औरत मर्द के छोटे छोटे हाव भाव ताव को नोटिस करती है रिलेशनशिप में। जब वो चीज़ नोटिस करने लगती है, वहाँ से ही औरत की जो पर्सनैलिटी होती है वो मर्द के ऊपर डिपेंड करती है। या तो वो उस औरत को सोने की तरह अपनी ज़िंदगी में बना सकता है, या वो उसको एक उस पत्थर की तरह बना सकता है कि जिस पे आप फिर जितना भी मोहब्बत की बारिश बरसाओ, वो पत्थर फिर कभी भी फूट के आबशार नहीं बनेगा, वो उसमें से कभी भी पानी नहीं निकलेगा, वाटरफॉल नहीं निकलेगी। ये चीज़ ना मर्द के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए। आप औरत को मोहब्बत छटाक सी भी देंगे ना, एक छोटा सा फूल भी देंगे, या एक सुबह उठ के प्यार से एक बात भी कह देंगे, पूरा दिन खुशी में गुजार सकती है। और आपका, उसकी खुशी की वजह से आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। आप औरत को अपसेट करें, अगला दिन आपका पूरा का पूरा, अगला दिन ही, आने वाले कई दिन बहुत बुरे गुजरेंगे। ये हकीकत है। अब यहाँ पर ना, ये जो लड़की है, ये हकीकत में सिद्धार्थ शुक्ला से शदीद प्यार करती थी। ठीक है। इसमें कोई भी, आप चाहे इसके हेटर हों या आप इसकी चाहे किसी भी तरीके के फ़ैन हों, जो एक बात है, जो सच है, वो जो ट्रूथ है, वो ये है कि ये सिद्धार्थ को पसंद ज़रूर करती थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है। मोहब्बत में
दीवानगी, पागलपन और इश्क के बीच में ना एक बड़ी फाइन लाइन होती है। एक चीज़ होती है इश्क, जहाँ पर आप एक इंसान से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि आप उसकी खुशी के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं और आप रिटर्न में कुछ भी नहीं मांगते हैं, जो कि असल डेफिनेशन है मोहब्बत की, कि आप अपने इंसान से या आप अपने खुदा से या खुदा अपने बंदे से इस तरीके से मोहब्बत करता है कि उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए होता। हम ये बात तो मानते हैं ना, हम चाहे किसी भी धर्म से हों और आप किसी भी भगवान को या खुदा को या गॉड को मानते हो, कि आपको रोज़ी रोटी खाना देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। आप चाहे उस उसके सामने झुकें, सिजदे में जाएं, दुआ करें, प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, मंदिर जाएं, नहीं जाएं, कुछ भी करें नहीं करें, आपको आपका डेली का जो खाना है, चाहे वो आपकी नसीब में लिखी हुई आधी रोटी है या 10 रोटियां हैं, वो आपको मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। हमारी जैसे माँ होती है, हमसे मोहब्बत करती है ना, तो हमें डांट भी देगी ना, हमारा खाना ला कर रखेगी, क्योंकि वो माँ होती है, उसको पता होता है कि मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल इसी तरीके की जो ये चीज़ होती है, ये एक सेकंड रुकिएगा जी। तो यही जो चीज़ होती है ना, एग्जैक्टली ये होती है इश्क के अंदर, कि आप उस इंसान से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपसे करे ना करे, आपको उसमें रिटर्न नहीं चाहिए होता है। लेकिन जो दीवानगी होती है या पागलपन होता है ना, दीवानगी तो चले ठीक है, दीवानगी एक अलग लेवल होता है, लेकिन पागलपन जो होता है ना, जिसमें आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोगों से, आप ना यहाँ पर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आप उस इंसान से मोहब्बत करते हैं या आप उस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। जो ऑब्सेशन होती है ना, वो बॉर्डर लाइन बीमारी होती है। वो क्या होता है कि आप देखिए, एक हद, जैसे मर्दों के लिए भी एक चीज़ यूज़ की जाती है कि पोजेसिव होना अच्छी बात होती है एक हद तक, अगर एक्स्ट्रा पोजेसिव हो तो वो फिर बंदा पोजेसिव नहीं होता, वो साइको हो जाता है, वो अपने रिश्ते में साइको हो जाता है लड़का। हर चीज़ को रोकना टोकना, पोजेसिव, एक थोड़ा बहुत पोजेसिवनेस बहुत प्यारी चीज़ होती है, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत जेलसी बहुत प्यारी होती है। ज़रा सा आप उसकी फाइन लाइन को क्रॉस करें तो आप साइको और पागल हो जाते हैं। सेम इसी तरह लड़की की मोहब्बत लड़के के लिए एक हद तक बहुत अच्छी होती है, और अगर वो उस हद को पार कर जाए, वो जुनून बन जाए, पागलपन बन जाए, तो उसका मतलब है कि आप उस इंसान से मोहब्बत नहीं करते, आप उस इंसान की कॉन्सेप्ट से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, आप उस रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, और आप उस रिलेशनशिप को लेकर जो आपने ख्वाब बुने, आप उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। आप रिलेशनशिप में जाने के लिए मैच्योर इंसान नहीं है, क्योंकि आप रेडी नहीं हैं। जब आप रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो आपको जब रिलेशनशिप में आप चले जाते हैं, आप पूरी दुनिया की जितने आपने नॉवेल्स, कहानियाँ, स्टोरीज़, फिल्म्स, हर चीज़ पढ़ी होती है, आप उस सारी चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अब आपको क्या होता है कि मैंने ये किया, उसने मेरे लिए क्यों ये नहीं किया, उसको मैं मोटी बुरी लगती थी, मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया, मैं ये कर रही हूँ, मैं उसको इतना कुछ दे रही हूँ, मुझे आगे से क्यों नहीं दे रहा। बहन, इसमें आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि अगला देने वाला बंदा विलिंग भी है कि नहीं, या आप उस इंसान के साथ जिसके साथ आपने रिलेशनशिप अपना बना लिया है, वो आपके अपने माइंड में है, या आप उसकी एक हेल्दी फ्लर्ट को रिलेशनशिप का खुद नाम देकर बैठ गई हैं। या अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनसे आप अच्छे तरीके से हंस खेल के बात कर लो, वो अपनी पूरी दुनिया फ्रेंड्स सर्कल में और हर जगह सबको बताने लगते हैं ये हमारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों के कितने लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि वो खुद अपने माइंड में ना रिलेशनशिप बनाकर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। वहाँ पर आप अगले बंदे जिसके साथ आपने रिलेशनशिप खुद माइंड में बना लिया होता है, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आपके साथ उसी तरीके से बर्ताव करे जैसे आपने अपने माइंड में सोचा हुआ। यहाँ पर ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, रियलिटी शोज़ का भी ना एक नुकसान होता है, और हॉलीवुड में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि जब भी कोई बच्चा चाइल्ड स्टार होता है तो उसको बाकायदा तौर पर थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है, उनके पास काउंसलिंग उनकी की जाती है कि उनके सर पर कोई भी चीज़ सवार ना हो। ये चीज़ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम अपने छोटे बच्चों को, यंग बच्चों को, या इमेच्योर बच्चों को, या वो लोग जो भी इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं, उनको हम अगर ऐसी जगहों पे भेजते हैं ना, वो वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। वहाँ पर उनको एक ऐसा माहौल मिलता है जिस माहौल के अंदर वो यानी जाहिर सी बात है कि पंजाब इंडस्ट्री में भी काम करती रही हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में या जहाँ पे भी, लेकिन कुछ लोग रेडी नहीं होते। अक्सर आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा, आप हिस्ट्री भी उठा कर देखें, जो लड़कियां हैं, जो अभिनेत्रियाँ होती हैं या जो भी एक्ट्रेसेस होती हैं, वो जितनी छोटी उम्र में इंडस्ट्री में आती हैं ना, वो उतने बुरे तरीके से उस इंडस्ट्री से हर्ट होकर निकलती हैं, या वो उनकी आगे की फ्यूचर उनका बर्बाद हो जाता है, या वो अपने आप को मार डालती हैं, या वो बिल्कुल साइको पागल हो जाती हैं, क्योंकि आप उस वक्त इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं एक ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर हर चीज़ जो है वो ड्रामाबाजी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ वहाँ पर ड्रामेबाजी है। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हर कोई आपको अपने मकसद के लिए यूज़ करेगा और उसके बाद वो आपका उससे मकसद पूरा हुआ, आपकी उसके साथ टाइमलाइन ख़त्म हुई, आप हट गए, वो हट गया, तू जा मैं जा, तू कौन मैं कौन। ये वो चीज़ होती है लाइफ में। यहाँ पर सिद्धार्थ का एक डायलॉग था जो वो बार बार बोलते थे कि तेरा तुम लोग घर जाओ, मैं यहाँ पर दोस्तियाँ निभाने या रिश्ते बनाने नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है। वो एक मैच्योर बंदा है, वो एक गेम में आया है, एक गेम शो है, रियलिटी शो तो नाम है उसका, वो गेम शो है जो प्लान शो है। अब वो अपने करियर में वहाँ पर एक गेम खेलने आया है। वहाँ पर वो कोई भी किस्म का रिलेशनशिप बनाएगा तो वो सिर्फ उस सेंस में बनाएगा कि उसको सिर्फ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने गेम में आगे रहने के लिए या गेम में बने रहने के लिए। ये एक चीज़ है। ऐसी ही जगहों में मैच्योर लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर आप इमेच्योर होते हैं वहाँ पर आप हर्ट होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी नौयत में। आप चाहे बिजनेस रिलेशनशिप में हो, आप पर्सनल लाइफ की किसी रिलेशनशिप में हो, आप दोस्तों में हो, जहाँ पे भी आपके अंदर इमेच्योरिटी है, आप अगर इमेच्योर इंसान हैं, आपको अगला मैच्योर बंदा ठीक ठाक लगा देगा लाइफ में। वहाँ से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसके लिए क्या, इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है। खैर ये अब बॉलीवुड इतना कहाँ से सेंसिबल होने लगा कि वो ऐसे लोगों को कास्ट करे या लेकर रखे। उनको तो सिर्फ मसाला चाहिए, उनको ड्रामेबाजी चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और इसकी इसकी वजह से हम कई सारे लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद भी करते हैं। अब यहाँ पर ये इनका एक और भी चीज़ है और उनका एक ये चीज़ है कि इनका मूड, क्योंकि ये बहुत इमेच्योर हैं तो इनका जो मूड है ना वो स्टेबल नहीं है। वो अपने इमोशंस को बिल्कुल फ़ौरन पल में तोला पल में माशा वाली चीज़ है कि एक सेकंड में कुछ, अगले सेकंड में कुछ। क्योंकि ये वो लोग होते हैं। यहाँ पर खुद एक फुटपाथ वाले भाई का ही डायलॉग था, बल्कि डायलॉग क्या था, सीज़न 4 था बिग बॉस का, उसमें उसने वीना मलिक को ये बात बोली थी कि क्या कहते हैं, तुम्हें अश्मित पटेल, मेरे ख्याल से अश्मित पटेल था या हाँ शायद अश्मित पटेल ही था या पता नहीं कौन सा एक और कोई बंदा था, वो तुम्हें हर्ट करता है, तुम्हारा उससे झगड़ा होता है बार बार, तुम अगले 2 मिनट के बाद फिर उसकी गले में बाहें डालकर बैठ जाती। या तो तुम मेरा वो कुत्ता हो जो मेरे घर में है, जिसको मैं कितना भी इग्नोर करूँ, मैं घर आता हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आता है। या फिर तुम वो गोल्ड फिश हो जिसकी कोई मेमोरी नहीं है। और वो उसने उसको एक्चुअली इंसल्ट किया था कि गोल्ड फिश, कहते हैं ना गोल्ड फिश वाली मेमोरी, यानी ये बहुत ही बड़ी इंसल्ट होती है एक इंसान की। और वो लड़की उस वक्त उसकी बात को नहीं समझी थी, उसने बड़े मज़े में से इसको भिगो के ताना मारा था। बाकी जो सब पक्के पक्के लोग बैठे हुए थे बिग बॉस 4 के सीज़न में, जो कंटेस्टेंट थे स्पेशली श्वेता तिवारी वगैरह, वो हंसना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर या तो आप इतने मैच्योर हैं कि आपकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको एक बंदा हर्ट करता है, आप अगले टाइम पर उस बंदे के करीब चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको रिलेशनशिप में झुकना नहीं चाहिए और आप हर चीज़ में हर टाइम पर अना दिखाएं, लेकिन अगर आप मुस्तकिल तौर पर अपने आप को अवेलेबल करेंगे ना और हर बात को इग्नोर करके उस इंसान की हर बात को मानना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर आप एक्चुअली उस रिलेशनशिप को नहीं बचा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी की जो आपका आप अपने आप को क्या बना रहे हैं, आप अपने आप को रग बना रहे हैं जो दरवाजे पे एक थ्रेशोल्ड पर रखा हुआ होता है, जिस पे हर इंसान अपने गंदे चप्पलों को साफ करके और फिर आगे बढ़ता है। ये चीज़ में ना, ये रिलेशनशिप में कहीं पर भी ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। आप अगले को अथॉरिटी दे देते हैं अपने रिलेशनशिप में कि तुम एक्चुअली हमारे इमोशंस पर काबू करते हो और हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। जब ये इंसान को ये बात पता चल जाती है, अगला बंदा चाहे कितना सोने का बना हुआ क्यों ना हो, कितना हसीन क्यों ना हो, वो उस चीज़ को मिसयूज़ करने लगता है। चाहे वो सोच समझ के कर रहा हो या चाहे वो अनजाने में कर रहा हो, वो एक चीज़ होती है जो इंसान करने लग जाता है। अब जब एक इंसान को पता है एक लड़की हमसे प्यार करती है, लेकिन आप उस इंसान से नहीं प्यार करते क्योंकि आप रिलेशनशिप के मूड में नहीं हैं, या आप जानते हैं कि मैं अगर इस लड़की को यहाँ पर बिठाकर ये बात करूँगा भी कि मैं रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ, या एक तो वो लड़की बवाल मचाएगी, ठीक है, वो लड़की ड्रामा करेगी। यहाँ पर जो शहनाज की पर्सनालिटी भी, आप इमेजिन करें यहाँ पर 1 मिनट के लिए कि आप शहनाज को, सिद्धार्थ कहता है कि आओ तुम मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है बिग बॉस की बात। और वो उसको कहता है कि यार हमारी एक अच्छी दोस्ती थी, हमारी एक अच्छी इक्वेशन थी, वो दोस्ती तक थी, लेकिन अब मैं तुमसे, यानी हम एक दोस्त बन के रह सकते हैं, मैं आगे यहाँ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। आप इमेजिन करेंगे कि वो किस तरीके का यहाँ पर बिहेव करेगी। जैसी पर्सनालिटी है वो उसमें चीखम चिल्ला, वो फुल दुनिया का हंगामा मचा देगी। वो क्या करेगी, ये बड़ी टॉक्सिक सी प्रॉब्लम होती है इस टाइप की कुछ लड़कियों की जो ऑब्सेस्ड होती हैं लड़कों से। वो क्या करती हैं कि वो बर्दाश्त नहीं करती हैं इस बात को, वो सारा का सारा ब्लेम उस इंसान पर डाल देती कि नहीं तुमने हमें लीड किया है,
तुमने ये किया, तुमने वो किया, और वो बंदा परेशान हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि हमने उसको एक्चुअली लीड भी नहीं किया है, वो हमारी अच्छी तरीके से बातचीत करने को खुद अपने माइंड में बैठकर बातें बनाना शुरू हो गई है। और जहाँ पर आप खुद बैठकर बातें बनाने लग जाते हैं और इर्द गिर्द के 10 लोगों को साथ में इंक्लूड कर लेते हैं कि वो देखो हमें इस तरीके से कर रहा है, हमें पसंद कर रहा है, या ये वो देखो हमें आप अगले के लोगों को भी अपनी इस रिलेशनशिप का विटनेस बना लेते हैं, और जिस बंदे के साथ आप रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती खुद घुसे हुए होते हैं उस बंदे को पता भी नहीं होता है। अब क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ पर एक मैच्योर बंदा था और वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि मैं यहाँ शहनाज को बिठाकर अगर मैं ये बात करूँगा भी तो शहनाज इस बात को अच्छे तरीके से एक मैच्योर बंदे की तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेगी कि मेरा और उसका एक रिलेशनशिप नहीं बन सकता। यहाँ पर कई सारी चीज़ें, पर्सनैलिटी क्लैशेस भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। एक रिलेशनशिप, जैसे वो खुद एक चिल बंदा है ना, लेड बैक बंदा है वो है, उसको किसी की परवाह नहीं, वो अपने एक अपने माहौल वाला वो बंदा है। उसकी पर्सनैलिटी और शहनाज की पर्सनैलिटी भी नहीं मैच करती। यहाँ पर एक ऑपोजिट अट्रैक्शन होती है, वो ज़रूर होती है कुछ टाइम तक। वो हम सुशांत और अंकिता की रिलेशनशिप में कह सकते हैं। यहाँ पर नहीं है ऑपोजिट अट्रैक्शन, यहाँ पर ऑपोजिट अट्रैक्शन भी नहीं है। अगर आप पूरी बॉडी लैंग्वेज सिद्धार्थ की नोटिस करें पूरे शो में बिग बॉस के, आप देखेंगे कि वो उसको किस तरीके से लेता था। वो उसको एक छोटी बच्ची की तरह लेता था, एक वो बच्ची जो ज़िद्दी सी है, जिस बच्ची को वो हैंडल करना जानता है कि इस लड़की की मूड को मैं हैंडल ज़रूर कर सकता हूँ, मुझे पता है कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, इसको मैं अपने स्टाइल से हैंडल कर सकता हूँ। वो उसको कि शो में वो बिगड़ ना जाए, शो में वो बर्बाद ना हो जाए, या उसका कोई नर्वस ब्रेक डाउन ना हो जाए, उसने उसको एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दी। उस इमोशनल सपोर्ट को और उस अच्छाई को यहाँ पर शहनाज साहिबा ने किस चीज़ का नाम दे दिया कि ये मोहब्बत में हुई हुई केयर है, ये मोहब्बत में हुई हुई पसंद, वो मेरा इतना ख्याल मोहब्बत में करता है। दूसरी बात ये कि इनके जो भी एक्शंस या जो भी चीज़ें बिग बॉस में रहीं, वो ये भी था कि ये शो ऑन एयर हो रहा था, पब्लिक के सामने आ रहा था, तो वो रिलेशनशिप वाला ड्रामा भी करना था, जो कि इन सारे शोज़ में बड़ी कॉमन चीज़ होती है। वो चीज़ तो दिखानी थी, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं दिखाते तो ऑडियंस को इंटरेस्ट ही ना होता। अगर आपके अंदर ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं होता तो बिग बॉस वाले आपको रखते ही नहीं, बिग बॉस वाले आपको निकाल देते, क्योंकि बिग बॉस को आपसे टीआरपी नहीं मिलनी थी। शो में आप तभी रहते हैं जब टीआरपी रहती है, और टीआरपी के लिए आपको रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चार ना चार हमारी जो ऑडियंस है या जो हम लोग हैं, हम लोग किन चीज़ों के ऊपर फीड होते हैं, वो हमें क्या चीज़ पसंद आती है, रिलेशनशिप्स और इमेजिनरी रिलेशनशिप जो बड़े देखने में परफेक्ट और 100% लग रहे होते हैं, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बड़े टूटे फूटे होते हैं। तो हम दूसरों की द्वारा ना अपनी उन खुशियों को और उन अपने जज्बात को और इमोशंस को जीते हैं। ये क्यों हमें कबीर सिंह जैसी फिल्म्स या जब वी मेट जैसी फिल्म्स, ये जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जिसमें रोमांस और मोहब्बत दिखाई जा रही होती है, फुल टूट फूट के पागलों वाली, वो हमें क्यों पसंद आ रही होती है? क्योंकि हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, तो हमें तो मिलती नहीं है, तो हम जब किसी और को देखते हैं हम उस सारी चीज़ों के पीछे पागल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ये चीज़ होती है, ये एक इंसान की, ये ऑडियंस की समझ लीजिए एक साइकोलॉजी है, जिसको यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले जानते हैं, समझते हैं, वो वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो दिखेगी अब, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है सिद्धार्थ की, वो सिर्फ इस औरत की केयर करने वाली है कि ये एक छोटी सी मैच्योर सी बच्ची है। आपको कभी कभी ये टीचर्स को भी ये चीज़ होती है कि कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, लेकिन वो कहीं ना बड़े मैच्योर और क्यूट से भी होते हैं, और टीचर्स को उन पर बड़ा प्यार भी आ रहा होता है। वो कहती हैं कि नहीं, इसकी इन शरारतों को मैं थोड़ा सा हैंडल कर सकता हूँ, इस बच्चे को थोड़ा सा अलग तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो वो टीचर्स क्या करते हैं, उन बच्चों को अपने पर के नीचे ले लेते हैं और वो फिर उनको थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करते हैं बाकी बच्चों से। ये एक बड़ी अच्छी टीचर होने की भी निशानी होती है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करें कि हर इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट है। जो आप कलेक्टिवली सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, उसमें सारे बच्चे वो उस तरीके से निकल कर नहीं आते हैं, एक टीचर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। इसी तरह हर जगह में, हर रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने से नीचे, इवन इनको छोड़ दें, आप अपने ग्रुप को लें। कुछ लोग क्या होते हैं, आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उसमें उनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो एक ऐसी होती है कि वो हर ग्रुप वाले बंदे से ना उसके मिजाज से और उसके अंदाज से बात करेंगे, और वो जानते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो जब आपके ग्रुप में आपके ग्रुप के दूसरे बंदे की उस वाले बंदे से कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके पास आते हैं कि यार इसका तो आप ये इसका हमसे मूड ख़राब हो गया, ये हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं यार मुझे पता है, मैं इसको मैं इससे हैंडल कर लूँगा, मैं उससे बात कर लूँगा, तू रहने दे। क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना जानते हैं। ये बड़े कम लोग होते हैं ज़िंदगी में जो सब लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं। कभी कभी कुछ लड़की आपकी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो उनके घरों में सबसे छोटे और लाडले होते हैं, और वो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन आप
कि घर में आपके और छोटे बहन भाई होते हैं तो आप उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि यार इनके अंदर भी वही बचपन है। तो जैसे आप अपने छोटे बहन भाइयों को ट्रीट करते हैं ना, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। आपकी बड़ी अच्छी उनसे फिर दोस्ती बनती है, वो आपके तभी बेस्ट फ्रेंड्स भी रहते हैं कि वो आप उनको 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 समझने लग जाते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ जो हैं वो शहनाज को समझने लगे थे कि मैं इसको, ये मासूम सी लड़की है, ये थोड़ी क्या कहते हैं यानी संकी सी लड़की है, पागल सी है, थोड़ी सी मेच्योर सी है। ये यहाँ पर इस जो ये माहौल है, ये इसमें यहाँ पर जितने चालाक किस्म के लोग हैं उनमें ये शायद नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो आप उसको साइड में कर कर अपना टाइम देने लग जाते हैं कि एक होती है ये चीज़, होती है, आप करते हैं लोगों के साथ, बहुत बहुत जगहों पर आपने देखा होगा। इसने वो चीज़ देना शुरू की, सारी चीज़ों को ट्विस्ट कर कर यहाँ पर, क्योंकि शहनाज इतनी मेच्योर थी और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। उसको ये लगा कि सिद्धार्थ मुझ में इंटरेस्टेड है। सिद्धार्थ ने कई जगह, इवन उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें, जो क्लिप्स भी शेयर होते हैं ना बिग बॉस के, आप नोटिस करें कि सिद्धार्थ की पर्सनालिटी की एक चीज़ थी कि वो जब भी शहनाज कोई बवाल करती थी या कुछ भी करती थी, वो एक साइड पे ज़रूर बैठा हुआ होता था। वो कहता था यार मैं क्या करूँ, या उसको बोलने दो। फिर क्योंकि उसको पता था कि ये बिग बॉस है, ये एक शो है, तो वो फिर उठ के जाता था। वो उसका एक अंदाज था, चप्पलों में पैर डाला और पटक पटक के वो रगड़ रगड़ के ज़मीन पे चलते हुए जाता था शहनाज के पास। फिर उसको जाहिर सी बातें हक किया या प्यार किया, क्योंकि वो एक गेम भी था, एक गेम शो भी था, आपको वो भी चीज़ें सारी करना ज़रूरी थी। फिर उसको थोड़ा सा नॉर्मल करता था और वो 1 सेकंड में रोने धोने से दोबारा से नॉर्मल हो जाती थी कि तू मुझे छोड़ेगा तो नहीं, तू मुझसे प्यार करता। अब वो क्या करे, अब वो जानता है कि मैं यहाँ पर अगर कुछ भी बोलूँगा वो बवाल करेगी। यही सेम चीज़ कंटिन्यू रही है जब ये लोग बिग बॉस से बाहर निकल कर गए। क्योंकि मैं बिग बॉस के बाद का इनका रिलेशनशिप डिस्कस करूँगी तो मैं इसमें थोड़ा आप लोगों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी इनका रिलेशनशिप क्या था। लेकिन यहाँ पर समझ जाइए कि एक इंसान जो आपसे खुद ब खुद आपकी चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो चुका है, अब उसके माइंड में एक चीज़ बन गई है, तो अब आप उस इंसान को कैसे अपने आप से हटाएंगे। दूसरी तरफ एक प्रेशर भी है, वो प्रेशर ये है कि फ़ैन फॉलोइंग बन गई है आपकी रिलेशनशिप की। ये एक बड़ा मुसीबत होती है, इसमें बड़े ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, ये जो फ़ैन फॉलोइंग फैंडम बन जाती है ना आपके रिलेशनशिप की या पेयर की, वहाँ पर फिर पीआर टीम आप पर बहुत प्रेशर डालने लगती है कि तुम लोगों के काम के लिए बहुत ज़रूरी है एक साथ रहना। ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, कई सारी चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ वो चीज़ देख रहे होते हैं जो हमें दिख रही होती है। हम कहते हैं नहीं यार ये दोनों बड़ा भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो वो पागल थी उसके पीछे, वो उसके पीछे वाकई पागल थी, वो ऑब्सेस्ड थी उस इंसान से। मोहब्बत जो होती है ना वो ऑब्सेशन नहीं होती है, मोहब्बत में दीवानगी नहीं होती, मोहब्बत में चरियापन नहीं होता, मोहब्बत में अंडरस्टैंडिंग होती है, मोहब्बत में अगले इंसान को समझना ज़रूरी होता है, और मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर आपको लग रहा है ना एक इंसान आपसे थोड़ा सा खिंच रहा है, तो आप फिर थोड़ा सा साइड पर होकर देखें कि वो आपसे क्यों खिंच रहा है। और ये चीज़ ना यहाँ पर शहनाज को समझ भी आना शुरू हो गई थी। इनके बीच में दिसंबर 2020 में, हाँ 2020 था ना, हाँ, वहाँ से ना शहनाज की पर्सनैलिटी में फ़र्क आना शुरू हो गया था। क्योंकि एक औरत की होने के नाते जब आपकी इमोशनल जो एक साइड होती है, जब आप चीज़ों का ग्रास्प लेने लग जाते हैं और आप थोड़ा सा हाव भाव तो अगले के समझने लगते हैं ना, वहाँ पर फिर आप टूटने लग जाते हैं। आपको अंदाज़ा होने लग जाता है कि आपको वो चीज़ एग्जैक्टली उस इंसान से नहीं मिल रही। आपको तो सिर्फ ये रोती धोती अभी दिखी ना शहनाज के कहाँ गया, सिद्धार्थ के जाने के बाद आपको ये रोती धोती दिखी। लेकिन अगर आप इनकी रिलेशनशिप को क्लोजली देखें ना, उस फैंडम से निकल के, उस अंधेपन से निकल कर जो आप लोगों ने शहनाज और सिद्धार्थ का बनाया हुआ है, तो आपको दिखेगा कि ये एक्चुअली जब उस रिलेशनशिप में भी थी, कुछ ही महीनों के बाद ये अपसेट हो गई थी बहुत। और जब आप अपसेट होने लग जाते हैं ना, इर्द गिर्द के लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं कि यार हाँ वो वाकई तुझे उस तरीके से ट्रीट, तू कितनी उससे मोहब्बत करती है। ये अगले लोग होते हैं जो आग भड़काते हैं, यार तू उससे इतनी मोहब्बत करती है, तुझे वो कितना ठंडा शोल्डर देता है। ये चीज़ वो फिर ऐसी ही जो लड़कियां होती हैं ना, ये अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो हर किसी में जाकर भय भय कर बताने में बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं। इनको एक वो सिंपैथी भी चाहिए होती है कि देख मैंने उसके लिए सब कुछ किया, मैंने, उसने मुझे कहा पतली हो जा, उसको पतली लड़कियाँ, मैंने उसके लिए ये किया, मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं उसके साथ ये करती हूँ, वो मुझे फिर भी नहीं चाहता, मैं क्या करूँ, वो मुझे फिर भी नहीं चाहता। ये चीज़ होती है कुछ ऐसे लोगों में। वहाँ पर ना लोग आप समझ जाते हैं कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं और आपको कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है अपने किसी अलग मोटिव के लिए। यहाँ पर जो बात है ना, ये सिद्धार्थ को मारने वाली चीज़ के ऊपर भी बात है कि मारने का मोटिव किसी और का है, लेकिन वो किसी और को भी यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर जो कहते हैं ना कि समझदार दुश्मन बेहतर है बेवकूफ़ दोस्त से। अक्सर जो बेवकूफ़ दोस्त होते हैं ना, वो आपको मरवा देते हैं, वो आपको अपनी बेवकूफ़ी में मरवा देते हैं। वो जैसे आप कहते हैं आपके फ्रेंड सर्कल है, आपने कोई राज बताया, ठीक है, आपने राज बताया और आपने कहा यार मेरे ना माता पिता के सामने या मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने ना उगल देना, ये मेरी बात है, मैं फंस जाऊँगा।
आपके सारे दोस्त कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आपके ग्रुप सर्कल में ना कोई एक ज़रूर होगा जिसका जो मुंह होगा ना वो बिल्कुल किसी भी तरीके पर कहीं रुकता नहीं है, वो कहीं पे भी जाके ना फोड़ देगा बात को। इसलिए अक्सर हम में से कुछ लोग होते हैं, आपका कितना भी टाइट सर्कल क्यों ना हो, बेस्ट फ्रेंड सारे के सारे क्यों ना हो आप लोग, लेकिन आपको पता होता है कि एक दो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके सामने आप अपनी कोई ऐसी बात करेंगे ना वो अगला जाकर फोड़ देगा मुंह से किसी के भी सामने। तो आप अक्सर अपने ग्रुप सर्कल में भी एक या दो ऐसे लोग होते हैं जिनसे ज़्यादा बात करते हैं, हर बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये लोग आगे जाकर बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर ये जो बेवकूफ़ी है ना, ये शहनाज की बेवकूफ़ी है बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पर शहनाज की जो पर्सनालिटी है वो ऑब्सेस्ड किस्म की पर्सनालिटी, और ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, इसकी पूरा जो मिजाज है, इसकी जो एक और चीज़ है ना, पल में तोला पल में माशा, एक सेकंड में हंस रही दूसरे सेकंड में रो रही, ये जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं ना, आप एकदम एक्सपीरियंस करते हो और एकदम आप गोल्ड फिश की तरह भूल भी जाते हैं हर चीज़ को। इसका मतलब होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप एक ऑब्सेस्ड किस्म के इंसान हैं, आपको एक साइकोलॉजिकल इशू है, वो इशू आप अपनी ज़िंदगी उस इशू के पीछे बर्बाद करेंगे। इस टाइप की भी लड़की है कि ये अगर यानी फिर इस ऐसी लड़कियां क्या होती हैं, वो थोड़ी सी इंतकामी हो जाती हैं, उनको रिवेंज लेने का शौक़ हो जाता है। यहाँ पर मैं अंकिता और सुशांत की रिवेंज की बात नहीं कर रही। अंकिता बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड किस्म की पर्सनैलिटी वाली औरत नहीं थी, अंकिता तेज़ औरत थी, अंकिता की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट थी, लेकिन दोनों का जो आउटकम है ना वो सेम है, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिली जो वो चीज़ चाहती नहीं। ऐसे में क्या होता है, एक तेज़ लड़कियां होती हैं जो अलग तरीके से इंतकाम लेती हैं, एक बेवकूफ़ लड़कियां होती हैं जो बेवकूफ़ी में इंतकाम लेती हैं। ये भी चीज़ बड़ा समझना ज़रूरी है कि रिवेंज आप खुद उस रिवेंज को लेने के लिए ड्रिवन है, या आपको किसी ने उस रिवेंज लेने में उकसाया है। समझ आ रही है ये चीज़ कुछ कभी कभी। और ये एक और भी चीज़ है, यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना, पल में तोला पल में माशा, एकदम एक्सट्रीम इमोशन, उसमें एकदम कभी कभी क्या होता है कि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसकी ज़िंदगी अब बर्बाद करेंगे, मैं भी इसको सबक सिखाऊंगी। फिर आप, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो पल में तोला पल में माशा वाले हैं, आपको थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं 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 नहीं, छोड़ो मैं उसको माफ़ कर देती हूँ, या छोड़ो मैं बाद में देखूंगी। ऐसे में कभी कभी और अक्सर क्या होता है कि आप किसी की सुपारी देते हैं किसी को, या आप किसी की ज़िंदगी में कोई चीज़ बर्बाद करने वाले होते हैं, या आप उसको ऐसी किसी जगह पे भेजने वाले होते हैं जहाँ पर ट्रैप होता है, लेकिन आपके माइंड उस वक्त तो भेज देते हैं आप उसको गुस्से में, क्योंकि आप उस मोमेंट में उस गुस्से में होते हैं। लेकिन एकदम से जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि नहीं है, तो आप एकदम फ़ोन करने लगते हैं उस इंसान को कि रुक जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, या तुम ये मत करो, या आप किसी की गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर देते हैं, आप उस वक्त उसको गाड़ी में भेज देते हैं, फिर एकदम आपको याद आता है कि उसकी गाड़ी की आपने ब्रेक्स निकाली हुई। ये होते हैं, ये कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो एकदम आपको बर्बाद कर देते हैं, और फिर जब बर्बाद कर देते हैं उनको याद आता है ओहो, वो फिर कोशिश करते हैं उस सिचुएशन को बचाने के लिए। कुछ लोग बचा लेते हैं, कुछ लोग नहीं बचा पाते हैं। यहाँ पर ना इंसान की ये पर्सनालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन दिनों हम सुशांत के ऊपर बात कर रहे थे और ट्विटर पे थे 2020 में, तो मुझे ये इनका जो पूरा जो जो इनका फैंडम था, सिद्धार्थ शहनाज के ऊपर जो बात करते थे, और अक्सर इनकी तस्वीरें और इनकी चीज़ें शेयर होती थी। मैंने जब सबसे पहले इनकी ये, और इसके बाद मेरा ख्याल से इससे पहले या इसके बाद एक इनका सॉन्ग भी आया था, खाली अकेली शहनाज का आया था, वो किसी और के साथ बैठकर गाना गा रही थी, पता नहीं किसी टेरेस पे या कहाँ पर, ठीक है। तब मुझे ना अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि इस पूरा जो ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। और वो दरार डलने का मतलब क्या है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से, कि वो चीज़ वो उसको दे नहीं पा रहा है जो वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी सिद्धार्थ उस रिलेशनशिप से। और जब वो यहाँ पर नोटिस करती है कि वो मुझसे खिंच रहा है, तो वहाँ पर आप पीछे होने लग जाते हैं। वहाँ रिलेशनशिप में एकदम से आपकी मुस्कुराहट भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ मुस्कुराहट में भी फेकपन आ जाता है। आप लोग साथ भी खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा वो खुशी वो कहाँ गई, क्योंकि औरत अंदर से ड्रेन हो रही है। शादीशुदा रिलेशनशिप्स में भी आपको ये चीज़ दिखेगी कि बीवियाँ शुरू में बड़ी चहकारी होती हैं और बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि उनको मर्द से वो अटेंशन और मोहब्बत मिल रही होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पर्सनालिटी क्लैश होने लग जाता है ना, आप एक शादी के बंधन में बंधे होते हैं, तो आपको रहना तो पड़ता है एक दूसरे के साथ, आपके पास ब्रेकअप का ऑप्शन नहीं होता। कुछ एक्सट्रीम केसेस में फिर डिवोर्स हो जाती है, लेकिन ये कि आप गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन वो औरत के चेहरे पर ना दिखने लग जाती है। यहाँ बॉलीवुड के सारे कपल्स ने, आप नोटिस करें कि मियाँ बीवी के चेहरों में कितनी टेंशन है, क्योंकि उनके बीच में दरार डली हुई है। अगर वो साथ है तो वो क्यों साथ है, उसके पीछे या तो कोई बिजनेस है, कोई एजेंडा है, या कोई और वजह है, लेकिन वो साथ हैं क्योंकि लेकिन वो अंदर से टूटे हुए हैं। यहाँ पर आप इनकी पूरी पर्सनैलिटी और इन चीज़ों को भी नोटिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसको मैं अगली वीडियो में ज़रा थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ ये औरत के ऊपर जब अफेक्ट पड़ने लगता है ना, तो फिर औरत बागी हो जाती है, वो फिर रिवेंज लेने पर उतर आती है।
डिपेंड करता है कि वो आपसे किस हद तक मोहब्बत, अगर वो इश्क करती तो वो जाने देगी आपको, लेकिन वो अगर ऑब्सेस्ड है और अगर उसकी ऑब्सेशन को आप यानी उसके ऑब्सेशन पे आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और आप उसके ऑब्सेशन को उस तरीके से उसमें उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो इग्नोर आप के द्वारा इग्नोर नहीं हो उस क्या होती है, यानी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि जो आप उसको इग्नोर करें, वो वहाँ पर भड़क जाती है, वो भड़क जाती है और उस भड़की हुई आग में वो आपको जलाती है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। वहाँ पर इंसान इंतकामी हो जाता है और जब वो इंतकामी हो जाता है तो आपसे किसी भी तरीके का रिवेंज लेगा, कभी वो आपकी जान लेगा और वो कभी, या फिर वो कभी आपको रोज़ रोज़ आपकी जान लेगा। डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ सोचता है और उसके इर्द गिर्द के, फिर यहाँ पर लोगों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसकी का अच्छा चाहते हैं या उसका बुरा चाहते हैं, या वो उसकी उस जलती हुई जो आग है जिसमें वो भड़क रही है, जल रही है, उस आग में वो तेल डालकर उस आग को और भड़का रहे हैं, या उस आग पे पानी डालकर उसको ठंडा कर रहे हैं कि नहीं तू उसको समझ, वो तुझे समझेगा, अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को। या ये कि नहीं यार तू तो देख उससे इतनी मोहब्बत करती है, वो तुझे जवाब भी नहीं देता। ये होते हैं गलीज़ किस्म के लोग। इसलिए कहते हैं कि आपका जो इर्द गिर्द का सर्कल होता है ये बहुत मैटर करता है आपको बनाने में। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी साइकोलॉजी के ऊपर बात थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों का पोस्ट बिग बॉस रिलेशनशिप। ऑलमोस्ट आपको समझ आ भी गई होगी कि मैं क्या चीज़ समझा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से हम उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम बात करेंगे उसके बाद कि सिद्धार्थ को क्यों मारा है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि सिद्धार्थ को मारा है। अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ के केस के ऊपर हम सुशांत के केस की तरह लोग लगे हुए नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो चीज़ नहीं दिखती वो हुई भी नहीं होती है। अगर आप लोगों को उसकी तस्वीरें नहीं मिल रही हैं, उसकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप लोग करेंगे भी नहीं बात। सुशांत की चीज़ें क्योंकि दिख गई थी तो आप लोगों को गले के मार्क, नेक के मार्क और टांग और स्पाइनल कॉर्ड और सब चीज़ें दिख रही थी, तो आप लोगों ने बात करना शुरू कर दी कि वो उसको मारा गया। वरना अगर उसकी भी तस्वीरें नहीं दिखती तो आप लोग 3 दिन शोक मनाते सुशांत के ऊपर और फिर कौन सुशांत कौन नहीं वो सब खत्म हो जाता। यहाँ पर सेम चीज़ जो है ना सिद्धार्थ के केस में कि उसको मारा ज़रूर गया है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास एविडेंस नहीं है, और ये सबसे बड़ा इशू है लाइफ थ्योरी के अंदर भी कि आप लोगों को हर चीज़ के अंदर सबूत चाहिए होते हैं, लेकिन लाइफ में जो चीज़ दिख रही होती है वो होती नहीं है। और यहाँ पर ये तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट सभी बात मानते हैं कि सिद्धार्थ को एकदम से नहीं चला गया, वो बैठे बैठे उसको मारा गया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं बात करूँगी, और मैं एक और भी चीज़ पे बात करूँगी। वो बात ये है कि शहनाज अभी परिवार के साथ, सिद्धार्थ के परिवार के साथ क्यों रह रही हैं,